शंकर प्रसाद साहित्य संस्कृत महोत्सव के त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस दूसरे दिवस के प्रथम सत्र में हम आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मंच पर आसीन आज की सत्राध्यक्ष डॉक्टर आभा ठाकुर जी और आज के वक्ताद्वय डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र जी और डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी। मैं नहीं सोच पा रहा था कि इसमें स्कंदगुप्त किसे कहें और किसे मालों का बंधवर्मा कहें। ये श्रोताओं पर छोड़ देते हैं। दोनों का बहुत ही प्रभावपादक वक्तव्य और मुझे सुनने का अवसर मिला तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और इस सभागार में बहुत ही बुद्धिवृद्ध और हम सबके बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर बलराज पांडे साहब को मैं प्रणाम करता हूँ और हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के नाटक क्षेत्र के विशेषज्ञ, नाटक और रंगमंच दोनों के विशेषज्ञ, जिन्होंने कई नाटकों का स्वयं मंचन किया, कई नाटकों पर शोध कराया और हमारे बीच में पधारे हैं डॉक्टर कृष्ण जी श्रीवास्तव जी और जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही यशस्वी प्रपौत्री डॉक्टर कविता कुमारी प्रसाद जी। सदंपति वो इस कार्यक्रम में कई दिनों से बल्कि कई माह से सतत लगे हुए हैं। वो वास्तव में साधुवाद की बात है। कोई भी संतान अपनी या संतति अपने पूर्वजों का पुनरुज्जीवन करती है, उनका यशवर्धन करती है, तो वो प्रशंसा की पात्र तो है ही। अभी कालजयी रचनाकार की बात हो रही थी। यूं तो प्रसाद जी कालजयी हैं और हम उनको हिंदी का कालिदास भी कहना चाहते हैं। प्रसाद को समझने के लिए कालिदास के साहित्य को समझना होगा। अभी भारत बोध की बात हो रही थी। भारत बोध के लिए भारत की जब तक भौमिक सत्ता से हमें परिचय नहीं होगा कि आशित हिमालय, हिमालय से हिंद महासागर तक, अटक से कटक तक, या गुजरात से कच्छ काठियावाड़ से और पूर्वोत्तर शंकरदेव का सम शंकरदेव तक पूरा भारत और उसके अंदर जिसको टैगोर की बात हो रही बार बार महामानवीय समुद्र कहा। तो जब तक हम कालिदास के वाङ्मय को नहीं समझेंगे, रामविलास जी की बात हुई, रामविलास जी बराबर अपने साहित्य में यास्क, पाणिनि, पतंजलि और तुलसी और प्रसाद को बराबर लेकर चलते हैं। मैं अनुभव कर रहा था कि शायद प्रसाद अपने पूर्व सांस्कृतिक या साहित्यिक पृष्ठभूमि से किस प्रकार से उन सारे तथ्यों को समूह करके अपने में समाहित करके आगे देते हैं और आने वाले तमाम साहित्यकारों के लिए उपजीवी बनते हैं। कोई भी रचनाकार, कोई भी साहित्यकार का जो साहित्य है वो इस बात के लिए शायद ज्यादा रेखांकित करने योग्य और ग्रहण करने योग्य होता है कि वो कितना उपजीवी बनता है, कि आगे के लोग उसको अपने उसके लिए प्रेरणा मानते और ग्रहण करके आगे लिखते, लेखन करते। पूरे संस्कृत वाङ्मय से जो नहीं भी परिचित होते हैं, हो सकते हैं किन्हीं कारणों से, क्योंकि आजकल का बड़ा भागदौड़ का समय है, तो प्रसाद का साहित्य पढ़ लेगा तो भी आप देखेंगे जो संदर्भों की बात आई, कोई भी रचनाकार इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि कितना कोटेटिव है, उद्धरण कितना दिया जाता है। जैसे हम लोग तुलसी कहते हैं, जनमानस व्याप्त हो गए तो बार बार हम उनकी दोहों चौपाइयों से उद्धरण देते हैं। जो जितना रचनाकार बड़ा होता है वो उद्धरणीय होता है समाज में। प्रसाद जी उद्धरण दिए जाते हैं कि उनके नाटकों में क्या है, कविता में क्या है। ऐसे तुलसी को बड़ा रचनाकार उद्धरणीय होता है, हम कोटेटिव होता है, कोटेशन दिए जाते हैं, उनके बार बार कोटेशन कोट किए जाते हैं। जैसे जुडिशरी में लोग जो है बड़े किसी रचनाकार के द्वारा या कोई निर्णय होता है हम कोट करते हैं। आज ये पूरा परिवेश, राष्ट्र का जो परिवेश है
वो इस बात का कि प्रसाद की साहित्य की सामयिकता को रेखांकित कर रहा है। उसको हम पुनः उसको देखें, समझें। तमाम समाजशास्त्रीय चिंतकों के हवाले से अंजनी जी ने बात कही है, उसको भी हम लेकर चलेंगे। तो बड़े रचनाकार के बारे में यह भी कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि बड़ा रचनाकार अपने परिवेश को ही रेखांकित करे। गोस्वामी तुलसीदास को ले लें, उन्होंने अपने समकालीन शासक की कोई चिंता नहीं की, ना उनके नायक को लिया, लेकिन समाज को प्रत्युत्तर देने के लिए कि अगर चार भाई उधर लड़ रहे हैं दारा सिकोह को मारने के लिए, सब आप जानते हैं, डांट डांट डांट, बहुत विस्तार में जाना, समय कम है, सूत्र में अपनी बात में रखूंगा, सब लोग यहाँ भिज्ञ हैं, सब विद्वान हैं। तो उसी के प्रत्युत्तर में गोस्वामी ने चार भाइयों को दिया कि एक राम है, दूसरे भरत है, जो राज की गद्दी के लिए नहीं लड़ते। और आप देखेंगे कि भरत ने किस प्रकार से चित्रकूट में जाते मिलने के लिए और सिर पर खड़ाऊ रखकर आते कि वो खड़ाऊ से हम समाज चलाएंगे, और हमारे भैया जमीन पर लेटे तो हम जमीन से और नीचे लेटेंगे। मैखन कुछ साथरी सवारी, जमीन को खोद करके कुछ की साथना लेटते हैं, नंदीग्राम में सब जानते हैं। अभी राज्य की बात कर रहे थे प्रभात कुमार मिश्र जी कि राज सत्ता और उसमें जो अंतरकला कूटनीतियां होती हैं, तो जिस प्रकार से स्कंदगुप्त की मां जो सौतेली विमाता अनंत देवी किस प्रकार से चाहती है कि स्कंदगुप्त को समाप्त कर दिया जाए, देवकी को समाप्त कर दिया जाए, विजया को स्कंदगुप्त के लिए सन्नद्ध कर दिया जाए, इत्यादि इत्यादि षड्यंत्र है। तो आवश्यक नहीं है कि जिस प्रकार से ब्रितानी सरकार भारत के विरुद्ध जो षड्यंत्र रच रही थी, और आप जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात, राज हड़प का सिद्धांत किस प्रकार से लाए, छोटे छोटे राजकुमारों को दत्तक में बिठा दिया गया, समाज में मैसेज यही जाए कि ये छोटे राजकुमार ही शासन चला रहे हैं और उसके पीछे पार्श्व में अंग्रेज चलाते थे, सब जानते हैं। राज हड़प की नीति के बारे में अगर विस्तार में जाएंगे आप सब जानते हैं। मैंने कहा कि हम कोई भी जिसे कंप्यूटर की भाषा में फोल्डर खोलना नहीं चाहते, लेकिन आप सूत्र में सब समझ जाएंगे। तो बड़े रचनाकार जो होते हैं तो दो प्रकार से, एक तो यह है कि वो अपने समाज की चिंता को, जरूरी नहीं कि समाज के पात्रों उस समय तत्काल को ही लेकर के अपनी बात कही जाए, तो क्या करते हैं कि अपने पात्रों के माध्यम से वो ऐसी रचना गढ़ते रचते हैं कि वो आने वाले प्रत्येक समय में वो प्रासंगिक हो और उससे लोग प्रेरणा ग्रहण करें। ये बात हम तुलसी में पाते हैं, यही बात प्रसाद में। रचना की जो अन्वित है, जो रचना का जो संरचना का जो रूपरेखा रेखा है कि वो जो है अपने देश काल और परिस्थिति की विभीषिका को, उसके अंतर विरोधों को, उसके तमाम प्रतिरोधों को बताने के लिए जनमानस में उन्होंने एक ऐसा कथानक रचा कि जिसके माध्यम से कि आने वाले समय में वो प्रत्येक काल में, हर दशा में वो ग्राह्य हो। यही बात हम गोस्वामी जी के साहित्य पाते हैं, यही बात हम प्रसाद जी के साहित्य पाते हैं। तभी शायद हिंदी के आलोचकों ने तुलसी के लोक समन्वय और उनकी समरसता को एक स्केल पर नापा। अभी मैं बात भारत बोध को ही कहना चाहूंगा, फिर प्रसाद से जोड़ते हैं। भारत बोध के बारे में मैंने बताया कि जब तक कालिदास के साहित्य को, कालिदास ने स्थान स्थान पर लिखा है, जब कहते हैं कि हिमालय कोयु नगाधिराजा कोयु मानदंडा, ये जो हिमालय है वो स्केल है, मानदंड है पृथ्वी के भूमापन के लिए, पृथ्वी को। भारतीय वांग्मय यहाँ पर तो इतनी बड़ी संकल्पना है कि आप देखेंगे कि चलना ही, अगर आप धरती पे अपने कहीं भी चल रहे हैं तो भू परिक्रमा कहा गया। और हमारे शोध छात्र तमाम बैठे हैं, यदि भारत बोध को, भारतीय संस्कृति को, सांस्कृतिक गौरव बोध को का अध्ययन करना चाहते हैं तो मैं उनसे बताना चाहूंगा कि 2-3 पुस्तकें जरूर पढ़ें।
एक चीज तो वासुदेव शरण अग्रवाल की भारत की मौलिक एकता बहुत छोटी पुस्तक नहीं, अच्छी पुस्तक। अगर हम अपने गणराज्यों से, प्राचीन जनपदों से और उनके गौरव से परिचित नहीं होंगे तो कदाचित भारत बोध से परिचय नहीं हो पाएगा। पहले का अस्मक क्या है, अवंती क्या है, गांधार क्या है। अब अवंती की चर्चा तो होती है प्रसाद के साहित्य में। अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, ये जो राज है, माहिष्मती, तो इसी प्रकार से इन जनपदों गणराज्यों की अगर जो चर्चा है और वहां का जो गौरव गान है, इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत बार आप सुन रहे हैं, हर सभाओं में सुनते होंगे कि इस समय भारतीय संस्कृत, भारतीय साहित्य, राष्ट्रीय गौरव पर जगह जगह पर व्याख्यान है। लेकिन हम जल्दबाजी में 2-3 बातें कहकर आगे बढ़ जाते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते। आप देखेंगे कि दान के, दया के, दाक्षिण के, शौर्य के, साहस के तमाम उदाहरण और विलक्षण विलक्षण उदाहरण, नवीन नवीन उदाहरण, जिसकी तरफ उदाहरण देना चाहते हैं। तो कालिदास ने ग्रंथ लिखा, नाटक लिखा विक्रमोर्वशीयम। आप सब जानते हैं कि पूर्वा और उर्वशी की कथा। अभी काम और अध्यात्म की बात हो रही, राष्ट्रीय चेतना की बात हो रही थी, क्योंकि राष्ट्रीय चेतना प्रसाद में जो है वो आप देखेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए भी मेरा संबोधन है कि प्रेम जिस प्रकार से धीरे 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 एकांतिक, सतही और निजी होता जा रहा है, जिसमें कि अपने जीवन साथी के प्रति लोग पूछते हैं कि वो पैकेज कितना है तब हम शादी करेंगे। और जहां पर आप देखते हैं पुरस्कार में कि प्रेम के साथ राष्ट्र का उत्सव जगह जगह पर दिखाई पड़ता है, जगह जगह पर दिखाई पड़ता है। एक विजय है, देवसेना है, कृष्णा जी जानते हैं भली बात। तो ये विचार करना होगा, प्रसाद से हमें सीखने की क्या आवश्यकता है। प्रसाद से प्रेम करना सीखें, प्रसाद से राष्ट्रीय प्रेम करना सीखें, प्रसाद जी से प्रेम करना भी सीखना है। तो विक्रमोर्वशीयम में आकाश मार्ग से पूर्वा जा रहा होता है और जाने के बाद कालिदास लिखते हैं कि अभी अभी कुबेर के दरबार से वो उर्वशी, रंभा सब निकली हुई होती, तब तक चीख पुकार आती है आकाश मार्ग में ही, बचाओ बचाओ बचाओ। पूर्वा ने कहा अपने सारथी से, सारथी समझ गया, क्योंकि कुशल सारथी तो वही होता है जो कि अपने मालिक को समझ ले। ये बात वैसे ही है जैसे ऋतुपर्ण के दरबार में जब राजा नल जाते हैं, नल दमयंती प्रसंग सब जानते हैं, तो राजा नल पर ऐसी विपत्ति पड़ी, क्योंकि भारतीय गौरव की बात हो रही, राष्ट्रीय स्वर की बात हो रही। तो राजा नल पर जब विपत्ति पड़ी तो उन्होंने कहा क्या करें, तो रीएम्प्लॉयमेंट के लिए इसी अयोध्या के शासक ऋतुपर्ण थे, उनके दरबार में जाते कि मुझे एक नौकरी चाहिए। कहा क्या कर लोगे, कहा मैं तो रथ हाँक लेता हूँ। रथ हाँक लेते हो, लेकिन क्या विशेषता है, तो कहा आपकी दिशा निर्देश मात्र से, सोचने मात्र से मेरा रथ मुड़ जाएगा और मैं युद्ध जीत करके ही लौटूंगा। ये राजा नल ने ऋतुपर्ण से कहा। उसी प्रकार से यहां पर जो है आप देखेंगे कि पूर्वा का सारथी समझ जाता है और उसने तुरंत रथ मोड़ दिया और पूर्वा ने एक बाण के संधान से उस राक्षस से मुक्त करा करके अपने रथ में बिठा दिया और पृथ्वी पर कई दिन तक रखा, ससम्मान रखा। कुबेर कहते हैं कि आज दरबार में दिख नहीं रही, तो ये पहुंच जाती है दोबारा ससम्मान। बताया कि धरती पर पूर्वा नाम का एक शासक है जिसने हमारी रक्षा भी की है और मेरे मान भी रखा है। तो सौर की विक्रमोर्वशीयम में सौर की इंद्र कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ध्यान दें कि किस प्रकार से सौर की गाथा का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर दान के भी कई उदाहरण हैं, अभी चर्चा होगी तो बहुत सारे उदाहरण नए नवीन मिल सकते हैं। दान के, दया और करुणा के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे लिटरेचर में। तो ये सारे उदाहरण हमें प्रसाद के साहित्य मिलते हैं जो संस्कृत वांग में मिल रहे थे, क्योंकि आप देखेंगे प्रसाद का जो अध्ययन है बहुअधिक थे। उनकी इतिहास दृष्टि, उनका दर्शन के प्रति लगाव, उनके नाटकों में स्थान स्थान पदे पदे विद्यमान है। सप्तक ब्राह्मण का उल्लेख करते हैं, ऋग्वेद का करते हैं, यजुर्वेद का करते हैं, सब जानते हैं। कहानी का प्रसंग हो, काव्यों का प्रसंग हो, उसी प्रकार से बहुत अधिक समय न होकर के मैं अपने छात्रों को ही मात्र संबोधित कर रहा हूँ। चंद्रगुप्त की बात आई, दांडायन ऋषि है। आप देखेंगे कि वो एक
वृक्षाला है जो टेढ़ा तिरछा है, वो एक जंगल में बड़े बड़े बाल हैं, ऋषि है, तो वो एक पैर पर ऐसे पैर रखता, दूसरा उठ जाता, दूसरा उठता, तीसरा उठ जाता, दोनों छोर उठ जा रहे। सिकंदर ने अपने सिपाही से बुलाया, कहा बुलाओ। वो जाता कि मेरे राजन बुलाया, मैं किसी राजा को नहीं जानता। संवाद होता है, तो कहा, तो वो स्वयं जाता है। जाने के बाद आप जानते हैं कि उसने ये कहा था कि तुम भारत को जीतने आओ, एक जगह दबाओगे दूसरा उठ जाएगा। ये सारे प्रेरक प्रसंग। इसके बाद आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रेखांकित करने योग्य है कि जब हम अपने समकालीन परिवेश पर कोई चिंता होती है तो प्रसाद जी कैसे उसे, एक तरफ ब्रितानी सरकार है और आप देखते हैं कि 28, 30, 32 का जो उनका लेखन है, जबकि असहयोग के बाद की स्थितियां बन रही, गंभीर होती जा रही हैं। साइमन कमीशन के बीच की बात है, भारत छोड़ो आंदोलन के बीच का लेखन है। असहयोग से आप देखेंगे कि किस प्रकार से कि बर्रुच जो प्राकृत का व्याकरण है उसको जेल में डाल दिया गया। विश्वगुप्त मिलने जाते हैं, चाणक्य मिलने जाते हैं, तो कहा कि ये व्याकरण लिखने का समय नहीं, इस समय राष्ट्र संकट में है और उठो। मुझे भोर का तारा भी याद आता है, किस प्रकार से वो राष्ट्रीय कवि उसे चिंता करता है और अपनी ग्रंथ को एक अंगीठी जला देता है, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर फिर एक कवि के हाथ में वो, उस प्रसाद जी ही एक ऐसे हैं जिन्होंने एक कवि के हाथ में वो तलवार उठाने की बात करते, राष्ट्रीय चेतना की बात करते। बर्रुच ये व्याकरण लिखने का समय नहीं। इस प्रकार की जो संवाद है, डायलॉग्स है, बहुत प्रेरक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें रोमांचित कर देते हैं। प्रसाद के साहित्य में हम देखते हैं, जब इरावती का प्रसंग है, आप देखिए उपन्यास, संगुम्भित शब्द बार बार आया अंजनी जी के वक्तव्य में। संगुम्भित इतना ज्यादा है, संश्लिष्टता एक अच्छा गुण शुक्ल जी ने बताया, रामचंद्र शुक्ल में, वो कोई अतिवादी नहीं है। प्रसाद जी आप देखेंगे कि अजातशत्रु में किस प्रकार से वो बौद्ध के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन वही जो है इरावती में आकर के वो कहते हैं कि नहीं, ये सब जो दिखाई पड़ रहा है, आप देखते हैं कि स्कंद में ब्राह्मण बौद्ध का अंतर्द्वंद है, सब जानते हैं। तो धीरे धीरे प्रसाद जी अनुभव कर रहे थे कि हमारा जो सनातन है वो सुरक्षित रहे और उस पर वो जो है, तो वो जो एक जगह तो वो बुद्ध को महत्व देते हैं और कहीं कहीं कहते हैं कि ये जो जैनियों पर भी थोड़ा सा टिप्पणी करते हैं। इरावती में जो आप देखेंगे कि ब्रह्मचारी का जो वक्तव्य है, तो वो कहते हैं कि जरा सी क्या पैर के नीचे चींटी आ गई, तो वो कहते हैं उनके हिंसा पर, और वो हाथ में जो लेकर के करते हैं, इस पर चोट उन्होंने किया है, एक व्यंग कसा है, व्यंग किया है। तो कई कई चुटीला व्यंग भी करते चलते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वो उसके भारतीय साहित्य और संस्कृति के खास करके ये द्वंद्व में नहीं पढ़ना चाहते, उसके विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए वो आप देखेंगे कि एक मैंने कथन नोट किया था। कथन क्या है कि आप इसमें देखेंगे कि बौद्ध भिक्षु प्रख्यात कीर्ति है और वो जो है उसकी जो वार्तालाप होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का द्वंद्व दिखाया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रसाद अपने समकालीन परिवेश को भी लेकर चलते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम भारतीय जो धर्म और संस्कृति है वो एक सातत्य प्रक्रिया में है और उसमें जो भी ग्रहण करने योग्य है उतना ग्रहण कर लिया जाए और वो अतिवाद से बचना चाहते हैं। और प्रख्यात कीर्ति स्वयं बाद में कहता, कंक्लूड करता है कि वास्तव में ये दोनों अलग ना होकर के उसी की शाखा मात्र है। तो ये एक सोल्यूशन है और हम किस प्रकार से अंतर विरोधों से बचें और क्योंकि सबको समाहित कर लें और यही एक अच्छी स्थिति होगी आगे हमारे भारतीय संस्कृति की उत्तरजीविता के लिए भी। ये सबसे अच्छी स्थिति होगी कि हमारा लिए जो कुछ चीज़ें हैं जो मानवता मूलक हैं, जो सर्व कल्याणकारी हैं, उनको हम उसमें से चुन लें। और ये प्रख्यात कीर्ति का जो संबोधन है वो कहता है और वहीं पर प्रपंच बुद्धि की वो निंदा करते हैं और प्रख्यात कीर्ति की सराहना करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें प्रसाद से लेनी चाहिए और कदाचित ये हमारे लिए आज महत्वपूर्ण है। और हुण सेनानी जो खिंगिल है वो खिंगिल और जी और खिंगिल जो है वो हुण शासक जो है वो और कुछ नहीं, ब्रितानी सरकार है। तो इसमें एक बात और नवीन में कहना चाहूँगा, रामविलास जी की बात आई, मैंने उनका अध्ययन किया है। रामविलास जी अच्छे चिंतक है, ऋग्वेद और एशिया समाज लिखा और अभी उनको रेखांकित करते कहा जा रहा था कि वास्तव में किस प्रकार से वो सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी उसकी चर्चा की। तो जो इस प्रकार से प्रगतिशील आलोचक हैं वो लोग भी जो है भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति के
ऐसे उज्जवल बिंदुओं को रेखांकित करते चलते हैं। प्रसाद जी ने भी इस प्रकार के तमाम वैसे बिंदु उठाए हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि इन्होंने रामविलास जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जिस समय ऐसा नहीं था कि अंग्रेज हमारा जब विरोध कर रहे थे तो इंग्लैंड में भी सब जो है हमारा विरोध कर रहे थे। रचनाकार जो होता है दुनिया में कहीं हो, वो निरक्षर विवेकी होता है। और उसमें उन्होंने एक पुस्तक एक लिखा, उन्होंने आस्था और सौंदर्य में एक लेख लिखा। तो अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने लिखा है गॉडेस मिनर्वा। गॉडेस मिनर्वा जो है ब्रिटेन की एक देवी है। तो उसमें बायरन लिखते हैं कि उन्होंने कहा है अंग्रेजों के लिए कि तुम जो भारत से धन लेकर के आ रहे हो, लूट रहे हो, लूट की मानसिकता, हुण कैसे लूट रहे थे आप देखें। तो वैसे ही अंग्रेजों के लिए कहा बायरन ने कि जिस प्रकार से तुम लूट रहे हो, वो तुम्हें यहाँ की मिनर्वा देवी जो है इंग्लैंड की, वो माफ नहीं करेगी, क्योंकि तुम जो लाते हो वो अपने हित के लिए लगा रहे हो, यहाँ की इंग्लैंड की जो कॉमन जनता के लिए नहीं लगा रहे हो। तो उन्होंने इसकी आलोचना की। काश उस समय हमारे भारतीय लेखक, साहित्यकार, या हमारे पास कोई अनुवाद की चीज होती। मेरा शिष्य बैठा है अमित ए.के. पांडे जी, अनुवाद के अच्छे स्कॉलर हैं, ये यही बनारस में हिंदी के अधिकारी भी हैं। आज हम अच्छा साहित्य अनुवाद के माध्यम से ला रहे हैं और समृद्ध कर रहे हैं। काश ऐसा हो कि प्रसाद के साहित्य का और अच्छी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो और पूरा भारत उसको ढंग से पढ़े। तो उसमें कहा गॉडेस मिनर्वा तुम्हें माफ नहीं करेगी। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि प्रसाद के साहित्य में जो ऐसे पात्र हैं, उनमें से जो है खास करके स्त्री पात्र में एक तरफ भट्टार की माँ है, जो कामना की बात आई तो वो जो है अपने ही बेटे को जो है वो कटवचन कहती है कि तुम ऐसा सोच रहे हो स्कंदगुप्त के प्रति। तो आज तमाम माँओं को भी ये प्रेरणा लेनी होगी कि अगर अपने परिवार में कोई भट्टार जैसा है तो उसको ये बताए कि नहीं, तुम्हें राष्ट्र के लिए कुछ कार्य करना है। तो हमें भट्टार की माँ की तलाश है, हमें तलाश है प्रख्यात कीर्ति की, जो समन्वय स्थापित करे ब्राह्मण और बौद्ध धर्म में। हमें ऐसे स्कंदगुप्त की तलाश है, और अधिक न कह करके भारतीय राष्ट्रीय साहित्य के पुरोधा हैं हिंदी के कालिदास। बहुत बहुत धन्यवाद।